राज्यसभा नामांकन का आज आखिरी दिन है। मीनाक्षी नटराजन आज अपना पर्चा दाखिल करने वाली है। भोपाल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। सुबह 11 बजे विधानसभा जो है मीनाक्षी नटराजन पहुंचेंगी। जीतू पटवारी समेत दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज एक बार फिर अब कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन विधानसभा में नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने दो उम्मीदवारों का नामांकन जब दाखिल करने पहुंची थी तो वहां चर्चा बहुत तेज थी और अब आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी, बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। दूसरे राज्य शिफ्ट किए जा सकते हैं विधायक। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन के सामने महेश केवट को उतारा जाना है, लेकिन उससे पहले ही अब बाड़ाबंदी शुरू हो चुकी है। अपने विधायकों को एकजुट एक मत रखने के लिए अब कोशिशें तेज हो चुकी है। किसी भी तरह कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। यह अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए रहने वाली है। कांग्रेस के लिए इस सीट को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अब जद्दोजहद तेज होती हुई नजर आ रही है। रंजना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, लगातार अब चर्चा जो है इस बात की शुरू हो चुकी है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता उन विधायकों तक, उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर थोड़ा बहुत डाउट हो। देखिए, कांग्रेस को खुद पता है कि कौन से ऐसे विधायक हैं जो अभी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो चीज़ें हैं उससे उनके बारे में अपनी पार्टी के तमाम लोगों को सीधी सी बात है कि पता है कि आखिर क्या हो सकता है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है दीपेश की जो बाड़ाबंदी है वो ज़रूर शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि आज अभी जिस तरीके से जो हरीश चौधरी हैं वो भोपाल में ही रहे, लगातार इसको लेकर चर्चा भी हुई और अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं उनको कहीं बाहर भेजा जा सकता है ताकि जो क्रॉस वोटिंग का डर है उससे बचा जा सके और तब तक विधायकों के साथ पूरी तरह से जो संवाद है वो किया जा सके, क्योंकि मतदान 18 जून को है। और अब जिस तरीके से तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने, तो ऐसे में अब निर्विरोध निर्वाचन तो होना नहीं है, अब सीधी सी बात है कि मतदान होना है। तो इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर जो प्लानिंग है वो करनी होगी और उन विधायकों से चर्चा करनी होगी जो खास करके बीजेपी के रडार पर हैं या फिर लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन विधायकों को चिन्हित किए हुए और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस को ये देखना होगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को ये देखना होगा कि कैसे क्रॉस वोटिंग की संभावना वाले विधायकों को बनाए रखना है अपनी ही पार्टी में, कैसे उनको रोकना है और क्या ऐसी चीज़ें उनके सामने बात करनी है ताकि क्रॉस वोटिंग के खतरे को पूरी तरह से टाला जा सके। क्योंकि ये पहली बार नहीं है दीपेश, इससे पहले भी एक बार ऐसा 2019 के चुनाव में हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ काम करती है, अपनी हठधर्मिता दिखाती है, तो कांग्रेस पार्टी भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अब देखना यही होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रख पाती है, क्या जो क्रॉस वोटिंग है उससे रोक पाती है और क्या अपनी जो प्रत्याशी है राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन, उनको राज्यसभा में भेज पाने में सफल होती है या फिर जो बीजेपी की रणनीति है उसके सामने सरेंडर होते हुए जो विधायक है वो नजर आएंगे। तो इन सारे जो घटनाक्रम है ये बहुत बिल्कुल रंजना, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सुबह सुबह आपसे अब राज्यसभा के गणित को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो भी उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी इस बात के संकेत देते देते महेश केवट को चुनाव में उतार चुकी है। तो क्या अब कांग्रेस में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि भाई कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये डर तो बीजेपी को भी सता सकता है?
नहीं, निश्चित ही दिवेश, कल जो परसों जो बैठक हुई थी कांग्रेस की शनिवार को, तो उस समय कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित थे और एक तरीके से उन्होंने बड़ी एकजुटता का परिचय दिया। दिग्विजय सिंह उस मीटिंग में शामिल हुए, मीनाक्षी नटराजन को जिताने की अपील की, कमलनाथ ऑनलाइन जुड़े मीटिंग से, सबको कहा गया कि सब एकजुट रहें और सिर्फ एक विधायक नहीं आए थे जो एक्सीडेंट में घायल हैं। तब से कांग्रेस बहुत हौसले में थी, मगर कल जिस तरह से देर रात में अति पिछड़ा वर्ग से महेश केवट का नाम सामने बीजेपी ने ला दिया है, तो इस नाम को लाने का एक बड़ा मकसद कांग्रेस को परेशानी में डालना है और कांग्रेस की नींद उड़ाना है। क्योंकि ये नाम ऐसा है कि अति पिछड़ा वर्ग से आया है, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम नाम नहीं है। जीत गया तो ठीक, नहीं जीता तो भी ठीक, इस टाइप से बीजेपी की रणनीति है। मगर बीजेपी को शुरुआत में तीसरा नाम उतारने की इजाजत आला कमान ने नहीं दी थी, मगर दिन रात बीजेपी के नेता कोशिश करते रहे मनाने के लिए, बार बार भरोसा दिलाया कि यदि हम तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे तो उसको जिता के भी लाएंगे। तो इस तरीके से तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है पार्टी ने और देर रात में करीब 5 नामों का पैनल बुलवाया गया था, जिसमें से एक आदिवासी, एक महिला, एक अति पिछड़ा वर्ग, और ये शर्त रखी थी कि ऐसे नामों को सामने लाया जाए जो गुमनामी में हो, जिनका बहुत बहुत बड़ा नाम ना हो, जो बहुत तरह से पार्टी के वर्का तो हो मगर जो बहुत चर्चित चेहरे ना हो। जैसे कम चर्चित चेहरों में इन महेश केवट के नाम को मंजूरी दी गई है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि बीजेपी को अपने तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए कम से कम 10 वोटों की दरकार होगी, यानी कांग्रेस के 10 विधायक एमएलए क्रॉस वोटिंग करें। तो अब वो 10 एमएलए कौन होंगे, इस पर बीजेपी ने काम तो करके रखा हुआ है। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कैसे इन सबको एकजुट रखें, क्या इनको भोपाल से बाहर ले जाया जाए या भोपाल में रखा जाए, एकजुट रखा जाए, क्योंकि अब वोटिंग के लिए पूरे 10 दिन है। आज 8 तारीख है, आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब नजर आ सकती है। बिल्कुल, वो रिसोर्ट हैदराबाद का भी हो सकता है, वो रिसोर्ट कर्नाटक का भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश का भी हो सकता है, फिलहाल हिमाचल प्रदेश का भी हो सकता है जहां को भी कांग्रेस की सरकार है, केरल का भी हो सकता है, केरल में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। तो इन्हीं जगहों पे इन सारे विधायकों को भेजा जाएगा, मगर उसके बाद भी देखना है कि कांग्रेस अपना कुनबा बचा पाती है कि नहीं। कांग्रेस लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस लिहाज से भी समझना चाहूंगा कि आप चलिए भेज भी देंगे, जब वापस वोट डालने आएंगे उस समय भी तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। और मैं इससे इतर एक और चीज ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस लगातार इस बात की तरफ इशारा करती रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं, तो यहां से भी तो डर हो सकता है क्रॉस वोटिंग का, यहां क्यों नहीं है? नहीं, देखिए इस तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म कर रही है, कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है मध्य प्रदेश में, तो उस तरफ तो जाने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा चुनाव होता है, इसमें सबसे मजे की बात ये होती है, इसमें दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। बिल्कुल, कोई भी प्रत्याशी माने कोई भी एमएलए किसी दूसरी पार्टी को जाके आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकता है। शर्त ये रहती है कि जो आपका व्हिप होता है, चीफ व्हिप होता है, उसको अपना कहाँ वोट डाला है ये बताना पड़ता है। भले ही कांग्रेस का आदमी बीजेपी को डाल रहा हो, तो पर बताना पड़ेगा अपने व्यक्ति को कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, मगर वो व्यक्ति बीजेपी को नहीं बता पाएगा कि मैंने आपके एक समर्थन में वोटिंग की। यदि बीजेपी को उसने बताया अपना पर्चा, तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मजे की बात यह है कि इसमें अपने आदमी को ये बताना पड़ता है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की और तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जैसा अभी पिछले दिनों हमने देखा, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई है, बिहार में क्रॉस वोटिंग हुई है, मगर वो सारे विधायक असंबद्ध हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, पार्टी के नहीं रहते, मगर उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो राज्यसभा चुनाव में खुलकर मौके होते हैं क्रॉस वोटिंग करने के, लाभ कमाने के, तो लाभ कमाने के लिए विधायक उतावले होते हैं। तो अब यहाँ किसको कितना लाभ मिलता है या लाभ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, तो ये बड़ा चुनौती है। मगर कुल मिला के तीसरा उम्मीदवार उतार के बीजेपी ने पूरे चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है और कांग्रेस के लिए लेकिन मैं थोड़ा सा, चूंकि आप बहुत बखूबी राज्यसभा चुनाव कई सालों से कवर करते आए हैं, तो पिछले राज्यसभा चुनाव को लेकर मतलब कुछ सालों में क्या कभी ऐसा हुआ जब ये वोटिंग वाली परिस्थितियां बनी हो और दूसरे प्रत्याशी को उतारने की कोशिश हुई हो और सफलता बहुत हासिल नहीं हुई हो, सिर्फ प्रेशर रहा हो? हाँ बिल्कुल, 2016 में विवेक तनखा जो वकील हैं, कांग्रेस के नेता थे, उनको कांग्रेस ने यहाँ से राज्यसभा की टिकट दी थी और उनके पक्ष में वोट जुटाए थे कि उनकी एक सीट पक्की थी, मगर बीजेपी ने उस वक्त भी क्रॉस वोटिंग की थी और क्रॉस वोटिंग करके विवेक तनखा को मुंह की खानी पड़ी थी। विवेक तनखा वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, कांग्रेस के 3 से 4 एमएलए ने उस तरफ जाके क्रॉस वोटिंग की थी, विवेक तनखा चुनाव हार गए थे। उसके बाद विवेक तनखा को दोबारा फिर टिकट दी गई और उसके बाद फिर यहाँ मोर्चा संभाला कमलनाथ ने, और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, पूरे दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला और फिर सारे विधायकों को एकजुट किया और विवेक तनखा को राज्यसभा सदस्य बनाया। मगर पिछली बार में विवेक तनखा को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और उन्होंने बहुत सारे विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा ली थी। तो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है क्रॉस वोटिंग करने का, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। और जो भी सत्ताधारी दल होता है, विपक्षी दलों का क्रॉस वोटिंग करवाता है, उनको अपने पक्ष में ले आता है, बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत लाभ देता है। तो ये
ये पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। और निश्चित ही ये जैसा आपने कहा कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स 2020 के बाद हम लोग फिर देखेंगे। 2020 में जिस तरीके से सरकार की थी तब रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई थी बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच के साथ, मगर अब राज्यसभा चुनाव में रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। मगर सबसे दिलचस्प तो ये है कि अभी 11:30 बजे मीनाक्षी नटराजन पर्चा भरने जा रही हैं और 12:30 बजे महेश केवट पर्चा भरने जा रहे हैं, और उसके पहले 9:30 बजे एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो रही है बीजेपी की सीएम हाउस में, जहां पे महेश केवट का परिचय विधायकों से करवाया जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत मेन जो है वो रहने वाला है। एक लास्ट सवाल रहेगा ब्रजेश जी, फिर मैं आपको फ्री करूंगा। लास्ट सवाल ये है कि क्या अब ये माना जाए कि इस बार का ये जो राज्यसभा चुनाव है, मीनाक्षी नटराजन को अगर नहीं कांग्रेस भेज पाती है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो बहुत बड़ी जो इमेज है ये फिर इसको इस लिहाज से समझा जाए कि एक चुनौती जो है जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए बहुत बड़ी है, और इधर अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भाई आप उतार दीजिए, आप परमिशन दीजिए, हम जिता करके भेजेंगे, तो चुनौती बीजेपी के लिए बड़े नेताओं के लिए भी बहुत बड़ी है। हाँ, देखिए, बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए चुनौती बड़ी है। पूरा खेल उनका है, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। यदि जीतते हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कद निश्चित ही बहुत बढ़ेगा, और यदि कांग्रेस हारती है तो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार दोनों की फजीयत होगी, उनको नीचा देखना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष किया है, एकजुटता का परिचय दिया है, उन्होंने श्योपुर का चुनाव जीता है, उसके बाद से कांग्रेस में थोड़ी एकजुटता तो आई है, मगर निश्चित ही दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की साख दांव पे लग गई है, और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और यदि मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं जीतती हैं तो उनकी लगातार तीसरी हार होगी। वो एक बार सांसद रह चुकी हैं मंदसौर से लोकसभा की, उसके बाद उन्होंने 2 चुनाव उनको मंदसौर से ही लड़वाए गए थे, मगर वो दोनों चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, और तीसरी बार यदि वो हारती हैं तो तीसरा राज्यसभा चुनाव भी वो हार जाएंगी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए।